हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन मशीन। ठीक है। इंडक्शन मशीन डीसी मशीन हमारी चालू हो गई है। आज हम लोग को पढ़ना है इंडक्शन। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंडक्शन मशीन। क्या होता है इंडक्शन मशीन? इंडक्शन मशीन को हम लोग समझते हैं टाइप ऑफ सिस्टम एज पर द नंबर ऑफ एक्साइटेशन। ठीक है। एक्साइटेशन के हिसाब से जो है मशीन को दो भाग में बांटा गया है। एक्साइटेशन मतलब किधर किधर आप सप्लाई दे रहे हो। ठीक है। एक्साइटेशन के हिसाब से मशीन को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डबली एक्साइटेड सिस्टम। डबली एक्साइटेड सिस्टम। दूसरा होता है जो होता है सिंगली एक्साइटेड। ठीक है। तो इसको समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि मशीन के दो पार्ट होते हैं। एक होता है आर्मेचर में बल्क करंट फ्लो करता है और एक होता है आपका फील्ड। अगर मशीन को आप मोटर की तरह सप्लाई दे रहे हो, अगर मशीन को मोटर की तरह चला रहे हो और आर्मेचर में भी आपने सप्लाई दिया और फील्ड में भी आपने सप्लाई दिया, आर्मेचर में भी अपना एक करंट फ्लो कर रहा है और फील्ड में भी अपना एक करंट फ्लो कर रहा है। आर्मेचर को आपने सप्लाई दिया वही वो और फील्ड को भी आपने सप्लाई दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे डबली एक्साइटेड सिस्टम। डबली एक्साइटेड सिस्टम इसको हम लोग कहते हैं। अगर आर्मेचर को भी आपने सप्लाई दिया और फील्ड को भी सप्लाई दिया तो उस तरह के सिस्टम को क्या कहते हैं? डबली एक्साइटेड सिस्टम कहते हैं। अगर आप ये समझ लीजिए कि वी गिव सप्लाई ओनली ऑन वन, वी गिव सप्लाई ओनली ऑन वन, किसी भी एक चीज में हम लोग सप्लाई देते हैं तो कहते हैं सिंगली एक्साइटेड सिस्टम। ठीक है। सिंगली एक्साइटेड सिस्टम कहते हैं। अगर एक जगह सप्लाई देंगे तो सिंगली। तो डबली एक्साइटेड सिस्टम क्या होता है? जो डीसी मशीन हो तो डबली एक्साइटेड सिस्टम होता है। सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन ये भी क्या होता है? डबली एक्साइटेड सिस्टम। डबली एक्साइटेड सिस्टम आपका क्या होता है? इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन क्या है? सिंगली एक्साइटेड सिस्टम। ठीक है। तो डबली एक्साइटेड सिस्टम और सिंगली एक्साइटेड सिस्टम ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इंडक्शन मशीन पढ़ेंगे जो इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू वो वर्क करता है। तो इंडक्शन प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ों को लोग देखेंगे कि करके। तो आते हैं सबसे पहले इंडक्शन मशीन। ठीक है। इंडक्शन मशीन का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इंडक्शन मशीन पहले हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मशीन देखेंगे। सिंगल फेज इंडक्शन, थ्री फेज इंडक्शन मशीन, थ्री फेज इंडक्शन मशीन। ठीक है। तो हम लोग को देखना है थ्री फेज इंडक्शन मशीन क्या चीज है, तो हम लोग को देखना है। तो थ्री फेज इंडक्शन मशीन का अगर कंस्ट्रक्शन देखें तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होगा। ठीक है। इसमें देखिए स्टेटर और रोटर, समझे? स्टेटर रोटर सभी में होता है। तो ये आपका स्टेटर, ये आपका क्या हो गया? स्टेटर हो गया। क्या हो गया? स्टेटर। सिलेंड्रिकल स्टेटर कैसा होता है? स्टेटर जो होता है आपका सिलेंड्रिकल होता है। स्टेटर किस तरह का होता है? स्टेटर आपका होता है सिलेंड्रिकल। ठीक है। स्टेटर होता है सिलेंड्रिकल। स्टेटर की जो वाइंडिंग होती है, स्टेटर में आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं। आर्मेचर क्या हो गया? जिसमें बल्क पावर हैंडल करता है। आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पर होता है? हमारा स्टेटर में होता है। स्टेटर में आर्मेचर वाइंडिंग कैसा वाइंडिंग करेंगे? थ्री फेस वाइंडिंग करते हैं। थ्री फेस वाइंडिंग कैसा हो सकता है? स्टार भी हो सकता है और डेल्टा भी हो सकता है।
ज़्यादातर जो होता है वो कैसा होता है, स्टार कनेक्शन ही होता है। रनिंग कंडीशन पे वो स्टार कनेक्शन जैसा वर्क करता है। रनिंग में स्टार्टिंग में कभी कभी हम लोग डेल्टा स्टार्टर जब देखेंगे, लोग देखेंगे स्टार्टर कैसा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, 3 फेस वाइंडिंग करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 3 फेस वाइंडिंग करेंगे, और 3 फेस वाइंडिंग जो है 120 डिग्री के डिस्प्लेस। ठीक है, तो 3 फेस वाइंडिंग किया गया स्टेटर में, 3 फेस वाइंडिंग ऑन स्टेटर, स्टेटर में 3 फेस वाइंडिंग करेंगे। अंदर में क्या रहेगा, अंदर में आपका होगा रोटर। अंदर में क्या होगा, अंदर में होगा आपका रोटर। ठीक है, अंदर में क्या होगा आपका, अंदर में होगा आपका रोटर, तरह का रोटर रहता है। ठीक है, अंदर में क्या रहेगा, रोटर। रोटर में क्या रहेगा, रोटर में बार्स बने रहते हैं, छड़। बार मतलब क्या हो गया, छड़ जैसा बना रहेगा। समझे, रोटर में कोई वाइंडिंग नहीं करते हैं। दो तरह का रोटर होता है, एक स्क्विरल केज होता है और एक होता है स्लिप रिंग रोटर होता है। तो देखिए क्या है, मैं स्क्विरल के जो ज़्यादा यूज़ में आता है उसकी बात कर रहा हूँ। ये होता है आपका स्क्विरल केज, स्क्विरल केज रोटर होता है। ठीक है, स्क्विरल केज रोटर होता है। और पूरे रिंग को, पूरे स्क्विरल केज रोटर को हम लोग बांध देते हैं एक रिंग से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग एंड रिंग बोलते हैं। पूरे को बांध देते हैं एक रिंग से। ठीक है, पूरे को बांध देते हैं एक रिंग से, क्या कहा जाता है, एंड रिंग कहा जाता है। तो रोटर बार्स, रोटर के जो बार होते हैं, रोटर बार्स आर शॉर्ट सर्किटेड बाय अ रिंग, बाय अ कॉपर रिंग। कॉपर का रिंग होता है, उससे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, कॉल्ड एंड रिंग्स। इस तरह से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं ताकि वो जो रोटर के बार में करंट फ्लो करे। ठीक है, तो जो थ्री फेस आर्मेचर वाइंडिंग है, 3 फेस आर्मेचर वाइंडिंग प्रोड्यूसेस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लीजिए पहले वाले एक का करंट है, मान लो आई एम साइन ओमेगा टी, बी का करंट है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। ठीक है, 3 फेस सप्लाई ऐसी होता है। और आई सी का करंट हो गया आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। ठीक है, तो फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स भी ऐसी बनेगा, आई एम साइन ओमेगा टी, दूसरे का फ्लक्स हो जाएगा आपका फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। तीसरा फ्लक्स हो जाएगा आपका फाई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, प्लस 240 डिग्री भी बोलते हैं, और प्लस 240 डिग्री। तो 3 फेस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो घूम रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड। इसको क्या कहा जाता है, सिंक्रोनस स्पीड कहा जाता है। सिंक्रोनस स्पीड कितना होता है, 120 F/P के बराबर। सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, 120 F/P होता है। ठीक है, अब ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक और तरह का सेकेंड टाइप ऑफ रोटर, तो दूसरे टाइप का ऑफ रोटर होता है, इसको बोलते हैं वाउंड रोटर, वाउंड रोटर या स्लिप रिंग रोटर। दो तरह का रोटर होता है, एक वाउंड, एक स्पिरल केज होता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है,
और दूसरा एक और तरह का रोटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लिप रिंग रोटर। ये कैसा होगा रोटर? इसमें कुछ नहीं, रोटर सिलेंड्रिकल ही होगा, लेकिन इसमें वाइंडिंग लगी होगी। ठीक है, रोटर सिलेंड्रिकल की ही होगा लेकिन इसमें वाइंडिंग लगी होगी। कैसा वाइंडिंग? 3 फेस वाइंडिंग लगी होगी। ऐसा होगा, 3 फेस वाइंडिंग लगी होती है। तो ये रोटर हो गया आपका, इसमें 3 फेस लगी होती है। ठीक है, 3 फेस वाइंडिंग होगी। ये ए का वाइंडिंग, बी का वाइंडिंग और C का वाइंडिंग। ठीक है, देखने में अगर देखेंगे तो ये रोटर कुछ इस तरह से दिखेगा। क्रॉस सेक्शन अगर देखेंगे तो सिलेंड्रिकल रोटर है। ठीक है, सिलेंड्रिकल रोटर है। ठीक है, ऐसा। और सिलेंड्रिकल रोटर में इसकी ये मान लीजिए शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 3 रिंग होगा, ऐसा करके 3 रिंग होगा। ठीक है, ये 3 रिंग होगा। ये 3 रिंग से जो है वाइंडिंग, एक वाइंडिंग मान लो फेज ए की वाइंडिंग है, दूसरे रिंग से फेज बी की वाइंडिंग जाएगी और तीसरे रिंग से फेज सी की वाइंडिंग जाएगी। ऐसे करके 3 वाइंडिंग होगा। और ये जो है ब्रश के, कार्बन ब्रश के माध्यम से, कार्बन ब्रश के माध्यम से आप इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो। ठीक है, और इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, चाहो तो शॉर्ट भी कर सकते हो, दोनों चीजें हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटी टू ऐड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, वाउंड रोटर में क्या होगा? पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी टू ऐड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज देयर इन वाउंड रोटर ओनली। वाउंड रोटर जो रहेगा उसी में आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा सकते हो। ठीक है, क्यों लगाना पड़ेगा, काहे लगाना पड़ेगा, वो सब चीजों करके देखेंगे। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करता है? वर्किंग ऑफ इंडक्शन मोटर देखें। वर्किंग ऑफ इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मशीन कह सकते हैं या मोटर की बात करते हैं, क्योंकि इंडक्शन मशीन ज्यादातर मोटर की तरह ही यूज किया जाता है। कैसे वर्क करेगा? सबसे पहले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड is produced by three phase winding in stator। जो स्टेटर का 3 फेस वाइंडिंग है वो क्या करेगा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उसका जो एयर गैप है उसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, समझ लो मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है। समझ लो कि इस तरह से कि उसके अंदर जो मैग्नेट है मैग्नेटिक घूम रहा है। ठीक है, स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड याद रखिएगा, स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं NS, जो कि होता है 120F/P के बराबर। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? पहला चीज क्लियर हो गया कि पहले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कहाँ पर बनेगा? स्टेटर पे बनेगा। स्टेटर से एयर गैप में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कितनी होती है? 120F/P के बराबर होती है। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, अब क्या करेगा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन आर इन रोटर कंडक्टर, रोटर बार। ठीक है, रोटर बार पहले जीरो स्पीड में है। ठीक है, रोटर बार की स्पीड 0 है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड NS है। तो स्टार्टिंग में अगर हम लोग देखेंगे, स्टार्टिंग में रिलेटिव मोशन कितना होगा? स्टार्टिंग में जो रिलेटिव मोशन होगा ये हो जाएगा NS के बराबर। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बराबर ही आपका रिलेटिव मोशन आ जाएगा। ठीक है, वो रिलेटिव मोशन क्या करेगा? रिलेटिव मोशन कॉजेस d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बनेगा। और फैराडे लॉ के अनुसार हम लोग पढ़े हैं कि कहीं भी जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा वहां पर EMF इंड्यूस होगा। EMF
is induced in rotor, रोटर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा एंड thus produces करंट। इस कारण से क्या होगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इस कारण से क्या हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तीसरा चीज क्या हो गया, हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़े हैं, कहीं पर भी करंट है और वो करंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, ठीक है, करंट करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस फोर्स। ठीक है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो रोटर का जो बार है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इन द रोटर, रोटर में टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा विच कॉजेस रोटर टू रोटेट। इस कारण से रोटर क्या करेगा, रोटेट होने लग जाएगा। ठीक है, तो चौथा पॉइंट, अब आगे देखते हैं चौथा पॉइंट क्या हुआ। चौथा पॉइंट में ये है कि रोटर ट्राइज टू कैच द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रोटर क्या करेगा, अपने स्पीड को बढ़ाएगा। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड तक जाना चाहेगा। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड तक जाना चाहेगा लेकिन नहीं जा पाएगा। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तक जाना चाहेगा लेकिन नहीं जा पाएगा, क्योंकि एज इट अप्रोचेस ns, जैसे ही रोटर की स्पीड ns तक अप्रोच करेगी, द d5/dt will become जीरो, इंडक्शन प्रोसेस ही रुक जाएगा और रोटर कभी भी ns की स्पीड को अटेन नहीं कर पाएगा। तो दस रोटर नेवर अटेन्स स्पीड इक्वल टू ns। रोटर इसी कारण से कभी भी ns की स्पीड को पा नहीं पाता, कभी भी ns की स्पीड तक नहीं पहुंच पाता, वो हमेशा ns की स्पीड से कम रहेगा। ठीक है, तो कम रहेगा, तो अब क्या है ns की स्पीड से कम रहेगा, तो मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ रोटर। ठीक है, रोटर की स्पीड को मैं क्या कर दूं, रोटर की स्पीड को मैं मान लेता हूं nr। ठीक है, तो एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं स्लिप। स्लिप क्या होता है, इट इज ns माइनस एन आर अपॉन एन एस। स्लिप क्या होता है, ns माइनस एन आर अपॉन एन एस, ये हमारा क्या आता है, स्लिप आता है। ठीक है, इंडक्शन मशीन का एक टर्म है स्लिप, को हम लोग बोलते हैं s इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। बेसिकली ये क्या देता है, बेसिकली ये देता है हमको रिलेटिव स्पीड, ये हमको देता है स्लिप रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव डिफरेंस इन स्पीड। ठीक है, स्पीड में इतना भी डिफरेंस आ रहा है तो हम लोग तो क्या बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं, रिलेटिव डिफरेंस इन एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर अब जैसे बात करते हैं कि इसके करंट्स क्या क्या होते हैं, सब चीज़ों को हम लोग चेक करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ, या इक्विवेलेंट सर्किट बनाने से पहले इक्विवेलेंट पैरामीटर्स ऑफ रोटर। इक्विवेलेंट पैरामीटर्स ऑफ रोटर। अब देखो क्या है, स्टार्टिंग का कंडीशन अलग होगा और रनिंग कंडीशन अलग होगा। ठीक है, अगले पेज में इसको देखते हैं हम लोग। इक्विवेलेंट पैरामीटर्स ऑफ रोटर को हम इक्विवेलेंट पैरामीटर्स
ऑफ रोटर। ठीक है, दो कंडीशन के लिए देखेंगे। एक कंडीशन होगा हमारा स्टार्टिंग वाला कंडीशन और एक कंडीशन होगा रनिंग वाला कंडीशन। ठीक है, एक कंडीशन होगा स्टार्टिंग वाला कंडीशन और एक कंडीशन होगा रनिंग वाला कंडीशन। स्टार्टिंग कंडीशन और रनिंग कंडीशन, दो कंडीशन के लिए रहेगा। पहला जो होगा ईएमएफ, अगर बात कर रहे हैं रोटर का ईएमएफ, स्टार्टिंग में अगर E2 है तो रनिंग में वो कितना हो जाएगा, S इंटू E2 हो जाएगा। स्टार्टिंग कंडीशन में रोटर ईएमएफ अगर E2 है तो रनिंग कंडीशन में कितना हो जाएगा, S इंटू E2 हो जाएगा। कारण S इंटू E2 हो जाने का कारण यह है कि स्टार्टिंग में रिलेटिव स्पीड ज़्यादा होती है और रनिंग में रिलेटिव स्पीड कम हो जाती है। कितना कम होती है वो S रिप्रेजेंट करता है। अभी मैंने बताया S किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि रिलेटिव डिफरेंस इन स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। कितना डिफरेंस आया स्पीड में, के हिसाब से आपका फ्लक्स भी कम हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी कम हो जाएगा। तो स्टार्टिंग ईएमएफ हम क्या लेंगे, E2, तो रनिंग ईएमएफ कितना लेंगे, S इंटू। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात करें, रोटर का रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में अगर R2 लेंगे तो रनिंग में भी कितना लेंगे, R2 ही लेंगे। रेजिस्टेंस जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता। तीसरा स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी, अगर बात करें स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, फ्रीक्वेंसी जो वेव चेंज होते हैं पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकंड। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पहले ज्यादा था, बाद में कम हो जाएगा। तो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी को अगर मैं S लिख देता हूँ, FS, जो भी सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है उसी के बराबर स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी होती है रोटर करंट की। स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट, तो रोटर करंट की स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी FS, रनिंग फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, S इंटू FS। S इंटू FS, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज होने से रोटर रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी कारण से हम क्या किए, रेजिस्टेंस को सेम लिखे हैं स्टार्टिंग और रनिंग कंडीशन। अब आगे बढ़ते हैं, रोटर का रिएक्टेंस, रोटर का रिएक्टेंस स्टार्टिंग कंडीशन में अगर X2 है तो रनिंग कंडीशन में रोटर रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, S इंटू X2। इसलिए क्योंकि रिएक्टेंस डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, रिएक्टेंस डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ये सारे टर्म को याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन डायरेक्ट दे देगा MCQ में। ठीक है, अब बात करते हैं स्टार्टिंग करंट। स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग करंट अगर I2 लिख दूंगा, ये हो जाएगा S इंटू E2 अपॉन इम्पिडेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्टार्टिंग करंट हो गया। रनिंग के सॉरी स्टार्टिंग करंट में S की वैल्यू तो हमारी 1 होती है। स्टार्टिंग कंडीशन पे आपका स्टार्टिंग करंट हो जाएगा I2 इज इक्वल टू E2 1, पहले इम्पिडेंस लिख, करंट बात। ठीक है, इम्पिडेंस की बात कर, स्टार्टिंग इम्पिडेंस, इम्पिडेंस क्या हो जाएगा हमारा, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर हो जाएगा। तो Z बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ Z2 बराबर अंडर रूट ऑफ R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। इसमें हो जाएगा स्टार्टिंग इम्पिडेंस हो जाएगा Z2 इज इक्वल टू, रनिंग इम्पिडेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। आपका रनिंग कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्टिंग करंट की बात करते हैं। स्टार्टिंग करंट, ये सारी चीजें काम आएंगी इसलिए ये सारी चीजों को अच्छे से याद रखेगा। स्टार्टिंग करंट हो जाएगा I2 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज E2, टोटल इम्पिडेंस अंडर रूट ऑफ R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। रनिंग करंट कितना हो जाएगा, रनिंग करंट आपका हो जाएगा I2 इज इक्वल टू, रनिंग कंडीशन में आपका हो जाएगा I2 इज इक्वल टू S इंटू E2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर SX2 का होल स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है I2 इज इक्वल टू SE2 अपॉन अंडर रूट S बाहर लेकर के अंडर रूट R2 बाई S का होल स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, ये दोनों कट गया।
I2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी IE2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R2/S का होल स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग करंट हो गया। ठीक है, सारे करंट हम लोग एक एक करके देखते जा रहे हैं। स्टार्टिंग करंट, रनिंग करंट, सारी चीजें हमारी कवर अप होगी। अब हम लोग बात करते हैं पावर डेवलप्ड इन इंडक्शन मोटर। ठीक है, एयर गैप पावर डेवलप्ड, एयर गैप पावर डेवलप्ड इन इंडक्शन मोटर। ठीक है, एयर गैप पावर क्या होगा, देखो स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होगा और रनिंग कंडीशन में क्या होगा। तो एयर गैप पावर हो जाएगा आपका, थ्री फेस है तो 3I2 का स्क्वायर इंटू R2, ये स्टार्टिंग में हो जाएगा। ठीक है, और रनिंग कंडीशन में क्या हो जाएगा, रनिंग कंडीशन पे तो एयर गैप पावर हो जाएगा 3 × I2 का स्क्वायर इंटू R2/S। रनिंग कंडीशन पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, R2/S हो जाता है। एयर गैप पावर आ जाएगा 3 × I2 का स्क्वायर हो जाएगा E2 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर टू R2। ठीक है, उसी तरह से रनिंग कंडीशन पे एयर गैप पावर हो जाएगा 3 × E2 का स्क्वायर R2/S का होल स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर इंटू R2/, ये हो जाएगा स्टार्टिंग कंडीशन पे और रनिंग कंडीशन पे। स्टार्टिंग में एयर गैप पावर आपका कम आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में एयर गैप पावर कम आएगा, रनिंग कंडीशन पे एयर गैप पावर ज़्यादा आएगा। तो दिस एयर गैप पावर, दिस, देखो स्टार्टिंग में तो कुछ घूम ही नहीं रहा, कोई लोड चल ही नहीं रहा, लोड में कुछ जा नहीं रहा है, तो पूरा का पूरा जो जो स्टार्टिंग में जो पावर जनरेट हो रहा है वो पूरा का पूरा लॉस में चल देगा। दिस गोस टू लॉस, गोस टू लॉस, सारे जो लॉस होंगे वो सब लॉस इसमें कवर हो जाएंगे। ये आपका हो जाएगा लॉस प्लस आउटपुट पावर, लॉस प्लस आउटपुट पावर मिलकर के हमारा क्या हो जाएगा, एयर गैप पावर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एयर गैप पावर। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पहले याद रखनी है। इंडक्शन मशीन पे स्टार्टिंग करंट क्या होता है, रनिंग करंट क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रनिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, स्टार्टिंग इम्पीडेंस क्या होता है, रनिंग इम्पीडेंस क्या होता है, स्टार्टिंग पावर कितना है, रनिंग पावर कितना है, ये सब चीज़ें आप लोगों को देखना है। ठीक है, अब जो है रिलेटिव, रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी, इसमें एक क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी इन इंडक्शन मशीन। ठीक है, ये रिलेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखिए, एक आपका जो स्पीड है, एक वेलोसिटी है, रोटर का वेलोसिटी है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का वेलोसिटी ns। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वेलोसिटी ns। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या है आपका, रोटर घूम रहा है जिस स्पीड से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, nr। ठीक है, स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, RMF को क्या कहेंगे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये कितना होता है, ns। स्पीड ऑफ रोटर, ये कितना है, nr। स्पीड ऑफ स्टेटर, स्टेटर की स्पीड कितनी है, 0, स्टेटर तो घूम नहीं रहा। स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड, रोटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड भी कितनी होती है, ns। मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड ns होती है, रोटर की स्पीड कितनी होती है, nr होती है। स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसका है, स्टेटर का, किसका है, ये स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड है। स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कितनी है, ns। रोटर की मैग्नेटिक फील्ड की, रोटर की स्पीड कितनी है, nr। स्पीड ऑफ स्टेटर, स्टेटर की स्पीड कितनी है, 0। रोटर की स्पीड कितनी है, रोटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कितनी है, ns ही है। ठीक है, तो अगर आपको अब ये चार चीजें आप अगर याद रखो तो आप सारा रिलेटिविटी वाला क्वेश्चन बना सकते हो। रिलेटिविटी वाला क्वेश्चन अगर देखें
तो क्या आएगा, इसको अगर हम लोग कॉपी पेस्ट करके अगले पेज में क्वेश्चन बनाते हैं देख देख करके, तो क्लियर होते जाएगा आपका। अगले पेज में हम लोग इसके देख देख के क्वेश्चन बनाते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे क्वेश्चन बनाना है। अगर आपको मैं बोलूँ कर देते हैं क्वेश्चन, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, अलग तरह के क्वेश्चन, रिलेटिविटी वाले क्वेश्चन, स्पीड ऑफ स्टेटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्पीड ऑफ स्टेटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या है, जो पहला दिया हुआ है स्पीड ऑफ स्टेटर कितना है, 0, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना उसको माइनस कर देना, 0 माइनस स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, माइनस एन एस, कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्टेटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, एन एस। दूसरा क्वेश्चन है स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड स्पीड ऑफ रोटर विद रिस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड। रोटर की स्पीड कितनी है, एन आर, रोटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कितनी है, एन एस। ये कितना हो जाएगा, एन आर माइनस एन एस। ठीक है, अभी हम लोग ये भी पढ़े हैं, एन एस माइनस एन आर बाई एन एस इट इज इक्वल टू एस। एन एस माइनस एन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एन एस। एन आर माइनस एन एस कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एस एन एस। ये भी आपके ऑप्शन में दिया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन मान लीजिए, देख लिए क्वेश्चन, स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। रोटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। रोटर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, एन एस, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, एन एस। इनका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 0। स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, रोटर का स्पीड स्टेटर के रिस्पेक्ट में, रोटर का स्पीड कितना है, एन आर, स्टेटर का स्पीड कितना है, 0, कितना हो जाएगा, एन आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से आप सारे रिलेटिव कॉन्सेप्ट आप निकाल सकते हो, रिलेटिव स्पीड वाले सारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आप बना सकते हो। बस आपको याद क्या रखना है, ये 4 चीजें आपको याद रखनी। ठीक है, ये जो 4 चीजें मैंने डब्बे के अंदर जो डाला, ठीक है, जो भी डब्बे के अंदर मैं डाल रहा हूँ, सबको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी में आपको ये काम आएंगे, ये 4 चीजें। डब्बे के अंदर जो 4 चीजें हैं, स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कितनी होगी, एन एस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, एन एस के बराबर हो जाएगी। स्पीड ऑफ रोटर एन आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आर के बराबर हो जाएगा। स्पीड ऑफ स्टेटर 0 होगा, स्पीड ऑफ रोटर कितना होगा, एन एस, रोटर मैग्नेटिक फील्ड स्पीड होगा एन एस, रोटर की स्पीड होगी एन आर। ये रिलेटिव स्पीड वाला सारा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। ठीक है, दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है करंट से रिलेटेड। ठीक है, कितना करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या ईएमएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अब देखिए, जो एन एस हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, 120 F/P करके हम लोग एन एस निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा, क्वेश्चन ये आ जाएगा कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर एट स्टार्ट इज 12 इस 120 वोल्ट का। व्हाट विल बी ईएमएफ इंड्यूस्ड if a 4-pole 3 hertz induction motor is running at
1450 आरपीएम। ठीक है, ये दे दिया कि ईएमएफ जो है रोटर में, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, स्टार्टिंग में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, 120 वोल्ट इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, तो रनिंग कंडीशन पे इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा? रनिंग कंडीशन में आपका जो रनिंग स्पीड है वो कितना है, 1450 आरपीएम है, तो रनिंग कंडीशन पे इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, रनिंग कंडीशन पे इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा इंडक्शन मोटर में सबसे पहले आप निकालिए एनएस, सिंक्रोनस स्पीड निकालिए। सिंक्रोनस स्पीड कितना होता है, 120 एफ अपॉन करके होता है। 120 इंटू फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, नंबर ऑफ पोल कितना है 4, 4 या 12, आंसर आ जाएगा 1500 आरपीएम। एनआर दिया है क्वेश्चन में 1450 आरपीएम। फिर क्या करेंगे, आप स्लिप निकाल लीजिए। स्लिप कैसे निकालते हैं, एन एस माइनस एन आर बाई 1500 माइनस 1450 ऑन 1500, ये कितना आ जाएगा 50/1500। जितना कट रहा है उतना काटिए, बस बाकी छोड़ दीजिए। ये आंसर आ गया 1/30। ठीक है, ये आपका आ गया 1/30। तो हम लोग पढ़े हैं स्टार्टिंग में ईएमएफ कितना दिया हुआ है 120 वोल्ट, रनिंग कंडीशन में ईएमएफ कितना हो जाता है, एस इंटू ई टू के बराबर हो जाता है। मतलब 1/30 गुना 120, 0 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा का 4 वोल्ट। रनिंग कंडीशन में कितना ईएमएफ हो जाएगा आपका 4 वोल्ट। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर R2 बराबर, रेजिस्टेंस बराबर 0.1 ओम है, और रिएक्टेंस, रोटर का रिएक्टेंस आपको दिया हुआ है 0.2 ओम, रोटर का रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 0.1 ओम, रोटर का रिएक्टेंस आपको दिया हुआ है 0.2 ओम। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है व्हाट इज द स्टार्टिंग करंट, व्हाट इज द स्टार्टिंग करंट, कंडीशन पे स्टार्टिंग करंट क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, स्टार्टिंग करंट क्या होगा, स्टार्टिंग करंट आपका क्या होता है, स्टार्टिंग करंट टू इज इक्वल टू E2 अपॉन द रूट ऑफ R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। स्टार्टिंग का वोल्टेज आपका है 120 वोल्ट ऑन अंडर रूट, रेजिस्टेंस आपको दिया है 0.1 का स्क्वायर, और रिएक्टेंस आपको दिया हुआ है 0. का स्क्वायर। ठीक है, 0.1 का स्क्वायर और 0.2 का स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, तो भी हम लोग कर देते हैं कैलकुलेटर से। ठीक है, आप लोग खुद से बनाने का कोशिश करिएगा, मैं खुद से बनाऊंगा तो टाइम बहुत चले जाएगा, इसी कारण से मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब करेंगे खुद से करिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अंडर रूट कर दिया, डिवाइडेड बाई 1 कर दिया, रसी दिया। ये आपका आ जाएगा 530.65 एम्पियर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला उसी का, व्हाट विल बी द रनिंग करंट, व्हाट विल बी द करंट इन रनिंग कंडीशन, रनिंग कंडीशन पे करंट कितना होगा, रनिंग कंडीशन का करंट कितना आता है E2 अपॉन अंडर रूट R2/S का होल स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। ठीक है, तो E2 हमारा कितना है 120 अपॉन अंडर रूट, R2 आपका 0.1 है, S की वैल्यू 1/30 है, 1/30 होल स्क्वायर प्लस 0. तो अगर मैं सॉल्व कर दूं 0.1 टू 30 हो जाएगा, 0.2 0.1 इंटू 30 हो जाएगा, का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 0.2 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर उसका अंडर रूट कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 120 कर देते हैं, फिर रसी निकाल लेते हैं। क्या आंसर आ जाएगा आपका 39.911। ठीक है, तो देखिए रनिंग कंडीशन पे करंट कितना हो गया, लगभग 500 एम्पियर कम हो गया। स्टार्टिंग कंडीशन पे 536 एम्पियर था, ठीक है, रनिंग कंडीशन पे सिर्फ 39 एम्पियर बच गया। ठीक है, तो आपका
रनिंग कंडीशन पे करंट क्या हो गया, काफी कम हो गया। तो हम लोग ये देख सकते हैं, कंक्लूजन एक निकल जाएगा, कंक्लूजन रनिंग करंट is very less as compared to स्टार्टिंग करंट, बहुत कम आता है, स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा आएगा। स्टार्टिंग पावर और रनिंग पावर भी निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके ही मैक्सिमम चीजें कवर अप होती जाती है, समझ में आते जाते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाइए, इलेक्ट्रिकल मशीन को समझना है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसके बनाइए, जितना बना सकते हैं उतना बनाइए। ठीक है, व्हाट विल बी द स्टार्टिंग पावर, स्टार्टिंग में पावर कितना आ रहा है, तो स्टार्टिंग पावर कितना होता है, एयर गैप पावर एट स्टार्टिंग, ये होता है 3 टाइम्स ऑफ I2 का स्क्वायर टू R2, 3 टाइम्स ऑफ I2 कितना है, स्टार्टिंग में करंट है 536.65 का स्क्वायर टू R2 कितना है आपका 0. ये हो जाएगा 536.65, 536 का स्क्वायर कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 0.1 देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 36,397.66 वाट आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रनिंग पावर, रनिंग कंडीशन पे पावर कितना आ रहा है, रनिंग कंडीशन का पावर कितना आता है, 3 I2 का स्क्वायर इंटू R2/S, 3 इंटू करंट कितना था मेरा 39.911 का स्क्वायर, 39.91 का स्क्वायर तो R2 था 0.1 और S की वैल्यू 30 थी, 1/30, तो वो 1/30 कर देते हैं, और आ जाएगा का 39.911 का स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 0.1 कर दिया, बाय 3 भी कर, आ जाएगा आपका 14335, 1433599 वॉट आ जाए। ठीक है, 14335.9199 वॉट आ जाए। ठीक है, तो ये आपका देखिए स्टार्टिंग में पावर जबरदस्ती ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, वो सारा पावर जो है लॉस में चले जा रहा है, स्टार्टिंग में आपका करंट ज़्यादा है, ठीक है, लॉस भी ज़्यादा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग का करंट कुछ काम का नहीं है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टार्टिंग करंट कम से कम रखना। स्टार्टिंग में टॉर्क ज़्यादा लगता है, इसलिए स्टार्टिंग करंट भी ज़्यादा आता है, किसी भी चीज़ को रन कराने के लिए टॉर्क ज़्यादा चाहिए, इसीलिए स्टार्टिंग पावर आपका ज़्यादा आता है। ठीक है, रनिंग पावर आपका कम आता है, सारी चीज़ों को ऐसा। अब जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी का भी पूछ दे क्वेश्चन, व्हाट इज रनिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट, रोटर करंट की रनिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो रोटर करंट की रनिंग फ्रीक्वेंसी होती है एफ इंटू एफ एस, एस आपका आया था 1/30, एफ एस आपका है 50, 0 0 कट जाएगा तो आंसर बचेगा 5 हर्ट्ज। ठीक है, स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी कितना था 50 हर्ट्ज, रनिंग कंडीशन पे फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 5/3 हर्ट्ज। ठीक है, तो आपका फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी कम हो जाता है, ये समय ये माना जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो गया, तो रनिंग कंडीशन पे कम फ्रीक्वेंसी किसका होता है, डीसी का कम फ्रीक्वेंसी होता है, तो रनिंग कंडीशन पे ये समझ बोला जा सकता है या एज्यूम किया जा सकता है कि रनिंग कंडीशन पे जो स्टेटर का है, जो रोटर का करंट होता है वो डीसी जैसा लगभग लगभग डीसी बन जाता है, स्टेटर करंट कैसा हो जाता है, डीसी करंट बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह के मशीन को हम लोग क्या बोलेंगे, देखो जब डबली एक्साइटेड मशीन और सिंगली एक्साइटेड बताया था, तो यहाँ पर रोटर को या ये वाला जो इंडक्शन मशीन होता है वो कैसा होता है, सेल्फ क्या बोलेंगे उसको, सिंगली एक्साइटेड मशीन है। इंडक्शन मशीन क्या है, सिंगली एक्साइटेड मशीन है, और रोटर को जो एक्साइटेशन मिल रही है, रोटर को हम लोग बोल सकते हैं, रोटर का फ्लक्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, स्टेटर के फ्लक्स के थ्रू
इंडक्शन प्रोसेस से हो रहा है। ठीक है, तो रोटर गेट्स मैग्नेटाइज्ड, रोटर गेट्स मैग्नेटाइज्ड बाय, rotor gets magnetized by stator by the process of induction, इंडक्शन प्रोसेस के द्वारा रोटर जो है वो मैग्नेटाइज हो जा रहा है। ठीक है, इसी कारण से दस इट इज कॉल्ड इंडक्शन मोटर, दस इट इज कॉल्ड इंडक्शन, इस कारण से इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन मोटर हम लोग कहते हैं। अब एयर गैप टॉर्क की बात करें, व्हाट इज एयर गैप टॉर्क, एयर गैप टॉर्क इन इंडक्शन मोटर, एयर गैप टॉर्क इंडक्शन मोटर का क्या होगा, एयर गैप टॉर्क इंडक्शन मोटर इज इक्वल टू एयर गैप पावर अपॉन एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड। एयर गैप पावर आपका कितना होता है, 3I2 स्क्वायर R2/S आपका आता है एयर गैप पावर, मेगा एस कितना होता है 2πNS अपॉन टी। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। एयर गैप टॉर्क आपका आएगा, एयर गैप टॉर्क इज इक्वल टू 3I2 स्क्वायर R2/S 3 × I2 स्क्वायर R2/S πNS और 60 पर चले जाएगा। ठीक है, तो एयर गैप टॉर्क आपका आ जाएगा 3 × R2/S πNS, और I2 का स्क्वायर कितना आएगा इंटू 60 भी यहीं ले लेते हैं, I2 का स्क्वायर हो जाएगा E2 का स्क्वायर ऑन R2/S का होल स्क्वायर और प्लस X2 का स्क्वायर, R2/S का होल स्क्वायर और प्लस X2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको बस X2 का स्क्वायर। तो हम लोग को इक्वेशन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखते, इतना ही करके रखेंगे। एयर गैप पावर हम लोग हमेशा इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब पावर स्टेजेस इन इंडक्शन मोटर, पावर स्टेजेस इन इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर के पावर स्टेजेस को देखते हैं। देखिए, इंडक्शन मोटर में सबसे पहले सप्लाई जो दिया जाएगा, सप्लाई वोल्टेज अगर आपका थ्री फेज सप्लाई वोल्टेज का, सप्लाई में जो अगर लाइन वोल्टेज दिया, सप्लाई का लाइन वोल्टेज, इफ सप्लाई लाइन वोल्टेज इज Vs, if supply line voltage is Vs and line current, सप्लाई का लाइन वोल्टेज आपका Vs है, लाइन करंट आपका अगर Is है, तो सप्लाई इनपुट पावर कितना लेंगे, इनपुट पावर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ Vs Is cos phi। ये क्या होगा आपका इनपुट पावर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका इनपुट पावर। इनपुट पावर कहाँ पर गया, स्टेटर में गया। ठीक है, फिर क्या होगा, इनपुट पावर के बाद इनपुट आप इलेक्ट्रिकल इनपुट दिए, फिर देयर विल बी नेक्स्ट इन एयर गैप, देयर विल बी कोर लॉस। एयर गैप में क्या होगा, कोर लॉस होगा, एंड ऑल्सो देयर विल बी कॉपर लॉस इन आर्मेचर। या स्टेटर में क्या होगा, स्टेटर में कॉपर लॉस हो जाएगा। एयर गैप में कोर लॉस होगा और स्टेटर में कॉपर लॉस होगा। फिर हमें क्या मिलेगा, देन वी गेट एयर गैप पावर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एयर गैप पावर कहेंगे। फिर हमको क्या मिला, एयर गैप पावर मिला। उसके बाद देन देयर विल बी
कॉपर लॉस इन रोटर, रोटर में क्या होगा, कॉपर लॉस हो जाएगा। देन वी गेट मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, फिर हमको क्या मिलेगा, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड मिलेगा, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमको क्या मिलेगा, देन देयर विल बी मैकेनिकल लॉसेस, फिर क्या आएगा, मैकेनिकल लॉसेस आएगा, एंड देन वी गेट शाफ्ट पावर, तो हमको क्या मिलेगा, शाफ्ट पावर। इसको पूरा स्टेट को ब्लॉक डायग्राम समझते हैं। इनपुट में सबसे पहले इनपुट में जो पावर होगा इक्वल टू इनपुट पावर आपका हो जाएगा इक्वल टू √3 एस आई एस वाई, आपका क्या हो गया, इनपुट पावर हो गया 3 PS IS, आपका क्या हो गया, इनपुट पावर में से लॉस है, कौन सा लॉस होगा, स्टेटर कॉपर लॉस और कोर लॉस भी। तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा एयर गैप पावर, मिलेगा एयर गैप, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पी, क्या बोलते हैं, पीजी कहते हैं, एयर गैप पावर को क्या कहते हैं, पी। ठीक है, ये पीजी किसके बराबर होता है, ये एयर गैप पावर हो गया पी, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ I2 का स्क्वायर R2/S के बराबर। फिर क्या होगा, क्या आपका होगा, रोटर में कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस हो, ये रोटर कॉपर लॉस जो होगा ये किसके बराबर होता है, 3I2 का स्क्वायर टू R2 के बराबर होता है। ठीक है, रोटर कॉपर लॉस क्या होता है, 3 × I2 का स्क्वायर इंटू R2 के बराबर होता है। फॉर्मूला सबको याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज की क्लास को समझे बिना आप आगे इंडक्शन मोटर नहीं कर पाएंगे। इंडक्शन मशीन के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, काफ़ी ये है, आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। तो रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस कितना होता है, 3 टाइम्स ऑफ I2 का स्क्वायर इंटू, फिर हमको मिलेगा मैकेनिकल, को मिलेगा मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, बोलते हैं PM, पावर क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा, मैकेनिकल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, डेवलप्ड PM कहते हैं, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ I2 का स्क्वायर R2 1/S, ठीक है, 1 - S/S लिख सकते, -S, ठीक है। या हमारा मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होगा, फिर हमारा क्या होगा, रोटेशनल लॉसेस, तो हमको मिलेगा फाइनली। ठीक है, तो देखिए जो आपका एयर गैप पावर है उसको आप समझ सकते हो मैजिकल क्वांटिटी का काम करता है। ऑलवेज फर्स्ट फाइंड एयर गैप पावर, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा, पहले आप क्या करिए, एयर गैप पावर निकालिए। एयर गैप पावर आपका हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ I2 का स्क्वायर R2/S। फिर कॉपर लॉस, आपको रोटर कॉपर लॉस अगर आपको निकालना है, रोटर का कॉपर लॉस आपको तो क्या कर दीजिए, पीजी को S से मल्टीप्लाई कर, पीजी को S से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, रोटर का कॉपर लॉस मिल जाएगा। अगर आपको मैकेनिकल पावर डेवलप निकालना है, 1 - S/S इंटू पीजी कर दीजिए, 1 - S/S इंटू पीजी, सॉरी PM कितना आया था, PM आप P माइनस कॉपर लॉस
आ जाएगा कि आप पीजी कॉपर लॉस आपका एस पीजी है तो ये आ जाएगा 1, ठीक है, 1 माइनस एस इंटू पीजी। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन अगर देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका एयर गैप पावर मान लो 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट है एयर गैप पावर, आप किलोवाट है। सिंक्रोनस स्पीड आपका 1500 है, रोटर स्पीड आपको दिया हुआ है 1400 आरपीएम, ठीक है, 1400 आरपीएम। आप सबसे पहले क्या निकालिए, एस निकाल लीजिए, एन एस एन आर अपॉन एन एस, 1500 माइनस 1400 अपॉन 1500, मतलब आ जाएगा 100 अपॉन 1500, आ जाएगा 1 अपॉन 10। अब आपको क्या बोलेगा, मान लो पूछा क्वेश्चन में रोटर का कॉपर लॉस कितना है, रोटर कॉपर लॉस कितना है, तो क्या कर रही है, एस इंटू पीजी कर दीजिए। एस आपका 1/15 और पीजी की वैल्यू 1000 लिख सकते हैं, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, ये आ जाएगा आपका 1000 15, ये आ जाएगा आपका 66.67 वॉट आ जाएगा। व्हाट इज मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, मान लीजिए अगला क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाट इज मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, कितना मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होगा इसमें। मैकेनिकल पावर कैसे निकालते हैं, 1 माइनस एस इंटू पीजी करके निकालते हैं, 1 माइनस 1/15 इंटू पीजी आपका 1000 है, क्या आ जाएगा 14/15 गुना 1000, आ जाएगा 14/15 ये आपका आ जाएगा 933.33 वॉट। ठीक है, ये आपका मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हो जाएगा। मान लो कि आपको दे दिया इफ स्टेटर लॉसेस आर 900 watt and mechanical losses are 700 watt, then what will be the efficiency। अगर आपका स्टेटर लॉसेस 900 वाट दिया, मैकेनिकल लॉसेस, अब देखो इनपुट पावर कैसे निकाल सकते हैं, इनपुट पावर हम लोग निकाल सकते हैं एयर गैप पावर स्टेटर लॉस, ठीक है, क्योंकि इनपुट पावर माइनस स्टेटर लॉस करने से एयर गैप पावर आता है, तो हम लोग एयर गैप पावर प्लस स्टेटर लॉस, एयर गैप पावर मेरा 1000 वाट दिया हुआ है प्लस 900 वाट स्टेटर लॉस है, तो 1900 वाट आपका आ जाएगा इनपुट पावर। ठीक है, आउटपुट पावर या शार्ट पावर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, आपको मैकेनिकल पावर डेवलप्ड माइनस मैकेनिकल लॉस, ठीक है, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड आपका कितना आया था 933.33 वाट आ रहा, ठीक है, माइनस मैकेनिकल लॉस कितना है 97 हो जाएगा 2.33 वाट। अगर एफिशिएंसी निकालेंगे तो आउटपुट पावर बाई पावर मल्टीप्लाई बाय 100, 233.33 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा 33.33, तो आ जाएगा 12.2%। हमने अपने मन से डेटा लिया था तो इस तरह से आया, नहीं तो एफिशिएंसी 60% 70%। ठीक है, तो ये याद रखिएगा पावर स्टेजेस, पावर स्टेजेस एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट पावर में से स्टेटर लॉस माइनस को मिलेगा, ये आपको मिलेगा एयर गैप, एयर गैप पावर में से कॉपर लॉस माइनस कर दो, आपको मिलेगा मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड में से रोटेशनल लॉस माइनस कर दो, ये आपको मिलेगा शाफ्ट।
एफिशिएंसी निकालने के लिए शाफ्ट पावर बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100 हम लोग करते हैं एफिशिएंसी निकालने के लिए। ठीक है, अब कॉपर लॉस निकालने के लिए पीजी को एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैकेनिकल पावर निकालने के लिए पीजी को 1 माइनस एस से मल्टीप्लाई कर। ये स्टेज को पूरा दिमाग में बैठाइए। ठीक है, ये स्टेज पूरे चीज़ों को आप पूरा दिमाग में बैठाइए, नहीं तो आपसे गड़बड़ होगा। ठीक है, इसको बैठाइए प्लस सारे करंट्स वगैरह ये सबको आप देख बैठाइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ों को करना। ठीक है, इसको आप पूरा बैठाइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर इसके आगे के स्टेजेस को देखेंगे। ठीक है, तो आप पहले जितना आज मैं बताया हूँ, आज की क्लास को प्रॉपर 1 2 3 नहीं 10 बार देखिए, ये आपको बैठाना पड़ेगा। मन में जब तक नहीं बैठेगा तब तक इंडक्शन मशीन के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, स्टार्टिंग से देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आता है, इसलिए स्टार्टिंग से देखिए इसको। वो 3 बार 4 बार वीडियो देखना पड़े, आप देख करके इसको मन में बैठाइए। ठीक है, मन में बैठेगा, अपने आप क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम लोग खत्म कर रहे हैं।